अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। जुलाई 2016 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि सिंध गवर्नमेंट में तब्दीली लानी है, कायम अली शाह साहब को रिप्लेस करना है मुराद अली शाह साहब से, रिलेटिवली यंग होंगे सीएम, गवर्नेंस को बेहतर करेंगे और जो मसाइल हैं सिंध की आवाम के उनको दूर करेंगे। तो आज हमारे मेहमान होंगे चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपने मुझे लिया। मुराद अली शाह साहब, आपकी जो पहली स्पीच थी उसमें दो तीन बड़ी अहम बातें थी। आपने ये कहा एजुकेशन पे इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, हेल्थ इश्यूज़ को देखने की ज़रूरत है और करप्शन जिस पर आप कह रहे थे कि इतनी है नहीं जितना परसेप्शन है उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो इसी पर हम पहले बात कर लेते हैं। एजुकेशन सेक्टर सिंध का अगर आप कंपेयर करें पंजाब या इवन अब केपी से, कह रहे हैं कि बहुत पीछे रह गए हम, इस पर काम करने की ज़रूरत है। आपने कहा था 5-6 हज़ार स्कूल्स बंद पड़े हुए, क्या प्रोग्रेस हुई है चार महीनों में? प्रोग्रेस हुई है 4 महीनों में, और ऑब्वियसली मैंने ये भी कहा था कि ये सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो जाएंगी, लेकिन डायरेक्शन ज़रूर नज़र आएगी कि ये चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। हालांकि 150 अरब रुपए खर्च करते हैं एजुकेशन सेक्टर उससे ज़्यादा एग्जैक्ट नंबर वो 170 अरब सर, करीब। मैं आपको अगर ये आरएसयू के नंबर बताऊं, रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट के 23,000 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री वॉल नहीं है, 24,000 स्कूल ऐसे हैं, आप बता दें, दोबारा बता दें, 18,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें टॉयलेट नहीं है, 24,000 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिजली नहीं है, 8,000 से जायद गोस्ट टीचर्स हैं, 6,000 स्कूल बंद पड़े हुए हैं। तो ये क्या करते रहे सिंध में हम लोग? डिटोरेशन हुई क्यों है इस पे अगर देखें, स्कूल्स होते थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। 2001 में जो कानून आया उसमें उनको प्राइमरी स्कूल्स को हमने कर दिया डिवॉल्व डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले। डिस्ट्रिक्ट्स की ना कैपेसिटी थी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर क्या किया, 2005 में तोड़ मरोड़ दिया, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो एक फील्डम्स बन गए जिसके अंदर जो इलेक्टेड लोग होते थे। 8 साल तो काफी होता है ना आपकी हुकूमत सिंध में? 2011 तक वो सिस्टम चल रहा था, 2010 तक, फिर 11 में हमने चेंज लाया। अनफॉर्चुनेटली हम इलेक्शंस नहीं करा सके और इलेक्शंस बहुत लेट हुए, और इस वजह से वो टग ऑफ वॉर चलती रही उस चक्कर में। ये आपके नंबर्स दुरुस्त है, और ये नंबर्स पहले या एग्जैक्ट मैं ये नहीं कहूँगा, ये प्रॉब्लम है नंबर्स, इसमें इंप्रूवमेंट कोई नहीं आ रही है। इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह ताला, पहले मैंने सीएम साहब को इंटरव्यू किया, कायम अली शाह साहब को लास्ट ईयर, तब भी यही मसाइल थे। इंशाल्लाह ताला इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। बहुत बड़ा मसला ये है कि मेरिट पर टीचर्स भर्ती होने चाहिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन हो। एक वीडियो है, मैं आपको चाहूँगा कि आप ये देखें, ये हमारे ही चैनल ने रिकॉर्ड की थी, और इससे अंदाजा और सिर्फ ये हो जाएगा मुराद अली शाह साहब आपको कि किस लेवल के टीचर्स जो हैं हमने भर्ती किए हुए स्कूल में। ये मैंने देखी हुई, जो आप उससे सेक्रेटरी की स्पेलिंग पूछ रहे हैं, आप ये भी वाली है, इसमें काफी सारी स्पेलिंग है सर। प्राइमरी की स्पेलिंग बताइए, प्राइमरी की स्पेलिंग बताइएगा। प्राइमरी की स्पेलिंग बता दें। अच्छा, come on, I'll cheer you up. PRIMPRIMIRY। अच्छा, सेक्रेटरी की स्पेलिंग बताइएगा। सर सेक्रेटरी की स्पेलिंग बता दें। मेरी बात तो सुनो ना। प्राइमरी की स्पेलिंग बताइएगा। प्राइमरी PRI मेरी है, प्राइमरी PRIMERI, प्राइमरी TECH टीचर। सेक्रेटरी की स्पेलिंग बताएंगे। Come on, I'll cheer you up. फतुल्लाह बेचू स्पेलिंग बताएंगे, स्पेलिंग। ये कब भर्ती हुआ था ये भी चेक कर लीजिएगा। किसके? 2010 के बाद हमने रिक्रूटमेंट की, नहीं जो 2010 के बाद मैंने कब भर्ती हुई मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उसी वक्त हुआ हो, मैं अगर कोई गलती होगी तो मानूंगा। मैं कह रहा हूँ 2010 के बाद हमने भर्ती की सारी मेरिट पे। इन टीचर्स का क्या हुआ है जो एहतजाज कर रहे थे? वो तो है ना अभी तक आपके साथ ही है ना सारे। अब मैं क्या करूँ उन टीचर्स को, मैं क्या करूँ उनको? मेरिट पे फैसला करें सर, मेरिट पे फैसला करें। कोर्ट्स ने उनको स्टे दिया हुआ है। मैं मेरिट पे हर कोर्ट, इसलिए कि उनको भी तो किसने किया था ना, किसी ने एम्प्लॉय किया था उनको, जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया था। हमने टीचर्स सारे वो हैं जो पीर मजहर साहब के दौर में नहीं, उससे पहले क्या आप कह रहे हैं? ये पुराने हैं। करप्शन का तासुर आपने कहा था खत्म करेंगे, क्योंकि आपने ये कहा कि करप्शन है नहीं, बट सर करप्शन के हवाले से सिर्फ खबरें नहीं आती, बहुत सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं। किस हद तक आपने करप्शन को खत्म किया है या परसेप्शन को खत्म किया है? परसेप्शन, मैंने ये कहा था करप्शन, ये मैंने कहा था है नहीं, मैंने कहा परसेप्शन, आपने कहा परसेप्शन ज्यादा है। परसेप्शन ज्यादा है, और मैं अभी भी आई रिपीट परसेप्शन ज्यादा है। और करप्शन का मैं कई बार ये बता चुका हूँ, करप्शन तो जब से पाकिस्तान बना है, जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये कई लोग फिर कहते हैं आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। आई एम डेडली, द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज डेडली अगेंस्ट करप्शन। लेकिन ये प्रॉब्लम हमेशा से परसेप्शन हमने कुछ ज़्यादा सिंध में ऐसा दे दिया कि, और इसके कई रीजन है। मैं आई डोंट वांट टू, मैं वो इदारों की ज़्यादा, मैंने कई ओपन फोरम्स भी किया, इदारे इस तरीके से इन्फ्लुएंस करके
ये प्ली बार्गन, वॉलंटियर रिटर्न, ये लेके उसमें से हिस्से लेके जबरदस्ती लोगों सिर्फ से, सिंध में क्यों कर रहे हैं? और जगह पे भी हैं ऐसे इश्यूज हुए नहीं हैं, सर, सिंध में ज्यादा है। सिंध में मुनफरद बात ये है कि मैं बता रहा हूँ, अच्छा अब मैं आपको आपका सवाल का जवाब देता हूँ। दर्जन नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। जिन पर केसेस हैं करप्शन अब मैं के, आपको जो कि इस वक्त जमानत पर हैं। सिंध में क्यों कर रहे हैं, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। एडवाइजर्स चारों सूबों में हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइजर्स हैं कि नहीं है? जी जी है ना, आप नाम भी जानते होंगे। जी। सिंध के एडवाइजर्स को क्यों टारगेट किया हुआ है? मुर्तजा वहाब वाली आप आप कर रहे हैं। स्पेसिफिक क्यों टारगेट किया हुआ है? अब मैं क्या जवाब दूं इस चीज का? लेकिन आप सवाल करते हैं, आप खुद ही मुझे जवाब दें कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में एडवाइजर्स हैं कि नहीं है? क्या पंजाब में अभी उन्होंने एडवाइजर रखे कि नहीं? रिसेंटली 3 दिन पहले मुर्तजा वहाब साहब की जजमेंट के बाद। तो इधर सिंध में क्यों है? इसी वजह से जो सेक्रेटरीज, एक रिसेंटली अभी जब मेरे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एक इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ नाम वैसे पता तो जो भी चीफ सेक्रेटरी आपके गए हैं सिद्दीक मेमन साहब, उनके ऊपर भी वो भी जमानत पे थे, उन्होंने भी बेल ली थी। दूसरे सेक्रेटरीज हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, वो भी जमानत पे हैं। सारे मेरी बात किस सुनिए। सूबे में होता है कि जो टॉप आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, वो जमानत पे हो। जवाब सुन ले। चीफ सेक्रेटरी सिद्दीक मेमन साहब अब तो नहीं है, अब वो फेडरल गवर्नमेंट में जहाँ भी पोस्टिंग उनको होगी, उनका जो केस था वो ख़त्म हो गया है। उन्होंने जाके जब दिए, वो अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हाउंड किया गया है, हमारी ब्यूरोक्रेसी को काम करने से रोक दिया। किसने किया? मैं तो सीधा आपको बता रहा हूँ, मैं इदारों को नहीं कहना चाह रहा, मैंने कई बार कह चुका हूँ, इदारों ने एक पंजाब में इदारे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई करवा रहे हैं उनसे? मैं काम करना चाहता हूँ, मैं काम करके डिस्पाइट दिस कंस्ट्रेंट्स काम करके डिलीवर करना चाहता हूँ, और मैं कर रहा हूँ। डिस्पाइट ऑल दिस कंस्ट्रेंट्स आई हैव मेड इनरोड्स, और लोग मानने लगे हैं अब। सर, आपके कुलीग्स, कैबिनेट कुलीग्स थे पहले, शर्जील मेमन साहब वो मुल्क से बाहर हैं, उवैस मुजफ्फर साहब वो मुल्क से बाहर हैं, करप्शन के चार्जेस हैं। शर्जील मेमन साहब की डेट भी निकल गई। नहीं, he's on bail. He's got up till the end of this month, जो मुझे बेल पता पर हैं, बेल पर हैं। तो है जी, ना। उन्होंने He's कहा going था through आ a जाएंगे process. नवंबर में, लेकिन एक वो नहीं second, आए। मुल्क से बाहर हैं। जी, He's केसेस going का through- सामना करने नहीं आए ना वो। केसेस का कोर्ट में वो सामना कर रहे हैं, उनको नहीं कर रहे सर, बाहर बैठ के नहीं कर रहे, उन्होंने आना एक था सेकंड, नवंबर में, उनका खुद का आप स्टेटमेंट कह रहे हैं जज जो है वो मिले हुए हैं उनसे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं तो आप फिर क्या कह रहे हैं? जज ने उनको टाइम दिया है ना। मैं ये कह रहा हूँ, शर्जील मेमन साहब ने कहा था मैं नवंबर के महीने में पाकिस्तान हूँगा और अपने केसेस का सामना करूंगा। ठीक है, वो उनकी कोई हेल्थ इश्यूज थी और उन्होंने कोर्ट में जाके वो दिए, और हेल्थ इश्यूज की वजह से कोर्ट ने उनको टाइम बढ़ा के दे दिया है, तो ही इज फेसिंग इट, और कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया हुआ है। अभी आपने रिसेंटली ये सुना होगा, लाड़काना वाला जो केस था, 90 बिलियन रुपीस की कह रहे हैं डेवलपमेंट फंड जो है उसमें करप्शन हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जो जज थे, किसने कहा? पिटिशनर ने कहा था, और सिंध हाई कोर्ट के जो जज थे उनके रिमार्क्स आपने मेरी सुने, बात उन्होंने सुने। कहा होगा कि डायन भी साथ घर छोड़ देती मेरी है। बात सुने, एक सेकंड। अब कोई भी पिटिशनर के कहने में, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 90 बिलियन अगर लाड़काना में खर्च हुए हैं, खर्च नहीं हुए, करप्शन हुई है। वो कह रहे हैं खर्च अच्छा। हुए थे लेकिन उसमें करप्शन हुई। अच्छा 90 बिलियन अगर एलोकेट हुए हैं कभी पिछले 8 साल में मिला के, तो फिर जो आप केस उड़ क्यों नहीं गया? वो तो पहली समात में उड़ जाना चाहिए था। मैं जज को तो मैं नहीं कह सकता केस को उड़ा दो सब पहली समात में। वो कह रहे कोई रिकॉर्ड मैं केस को, मैं जज को नहीं कह सकता आप पहली समात में उड़ा दो। नहीं 90 देखें, जो अगर मैं एलिगेशन आप पे लगाता हूं तो मैंने मवाद फराहम करना है या आपने करना है? मैं कहता हूं जी आपने ये क्राइम किया है, तो मैंने प्रूफ देना है कि आपने कहना है? Do you remember? मैं क्यों क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर थे 2008 में, कितनी रकम मुख्तस की गई थी लाड़काना के डेवलपमेंट के लिए? मुझे इस वक्त याद नहीं, 2008 से अब तक टोटल मिला के 30-35 अरब से ज्यादा नहीं होगी। 2008 से लेकर अब तक 30-35 बिलियन ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी, इससे कम ही होगी काफी। आपने जब से आए हैं 4 महीने में क्या क्रैकडाउन किया है करप्शन पे? जब आपने खुद कहा था कि हम कंट्रोल करेंगे, कोई क्रैकडाउन किया है? कुछ लोगों को आपने निकाला है? मुझसे आप कहेंगे कि जी आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है काम करने में? मैं आपको बताऊंगा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे है ह्यूमन रिसोर्स का। मुझे लोग नहीं मिलते अनफॉर्चुनेटली। आपने नाम लिए ना फलाना फलाना फलाना, एक तो इल्ज़ाम के ऊपर किसी को सजा देना, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। आई बिलीव कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो मैं सिर्फ इस वजह से कि किसी ने कह दिया मैं उसको निकाल दूं, ये मेरे, लेकिन मैं ज़रूर उसकी एहतियात ज़रूर करूंगा अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम हो। लेकिन हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, इसी वजह से आपको वही देखेंगे कि वही लोग आके लगते हैं। वी ट्राई कि उनको ऐसी पोजीशन में ना लगाएं जहां उनके ऊपर इल्ज़ाम, आई वांट टू हेल्प देम इन द सेंस कि वो अपना नाम क्लियर करें। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है उस मुल्क में जहां पे बेरोजगारी की इंतहा है,
لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی, وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نوکریاں ہیں لیکن لوگ نہیں ہیں لگانے کے لیے. بڑی الارمنگ سی بات ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس تقریباً 7,000 کے قریب ویکنسیز ہیں ان دا پروونس آف سندھ آف ڈاکٹرز. 9,000 کے قریب ڈاکٹرز موجود ہیں اور 7,000 ویکنسیز ہیں. 7,000 9,000 کی میں نے پتہ کیا تھا کہ جی ٹوٹل ڈاکٹرز کا پول کتنا ہے, کہ جی 9,000 آڈ کے. ایک ریٹن ٹیسٹ لیا پبلک سروس کمیشن میں, اس میں 5,500 پاس ہوئے, مطلب 7,000 بھی نہیں ہو سکے. پھر وہ ان کا انٹرویو کر رہے تھے, تو میں نے کہا یار بات سنیں, آپ لوگ انٹرویو کیوں کر رہے ہیں؟ سر ہم دوبارہ ایڈورٹائز کریں گے. میں نے کہا دوبارہ کہ نئے ڈاکٹرز پیدا ہو جائیں گے 6 مہینے میں, 8 مہینے میں. یہ تو پھر آپ کو اب میں جا رہا ہوں نا, جواب تو وہ ہے جو میرا پہلے سوال تھا کہ سندھ میں ایجوکیشن کا اتنا برا حال ہے کہ سندھ میں ڈاکٹرز پروڈیوس کرنا بند کر دیے ہیں. پورے پاکستان میں یہ ایشو ہے. اے جی کی رپورٹ تھی, آڈٹ رپورٹ اباؤٹ سندھ, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بلینز آف روپیز کی امبیزلمنٹ ہوئی ہے, irregularities اب میں آپ کو بتاؤں, اب یہ کوئی میڈیا نہیں کہہ رہا, یہ کوئی ادارہ نہیں کہہ رہا, سوال جواب سن لیجیے گا, اکاؤنٹنٹ جنرل آف سندھ کہہ رہے ہیں. جواب سن لیجیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان ایک رپورٹ تیار کرتا ہے چاروں صوبوں کے لیے اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. جو سندھ کے لیے اس نے جو بھی اتنے 100 ارب کیے ہیں نا, آپ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی بھی رپورٹ اٹھا لیں. پنجاب کی رپورٹ ہم سے زیادہ ہوگا اس میں کیا ہوا, میں ان سے پوچھوں گا, اس کا جواب تو وہ دیں گے. ہاں نہیں میں بالکل, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ساری کرپشن ہے. اس کو پیش ایسے کیا جاتا ہے, لفظ استعمال کی embezzlement, irregularities, میں نے نہیں کہا کرپشن ہوگی. embezzlement is corruption, embezzlement is corruption, irregularities کہیں کوڈل فارمیلٹیز نہیں, کہیں اکثر ہمارے یہاں پرابلم یہ جو مین, میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں 5 سال when I was in the opposition. یہ قانون ہے کہ آڈیٹر جنرل ایک رپورٹ بناتا ہے, وہ رپورٹ اسمبلی میں پیش ہوتی ہے, وہ اسمبلی اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے کرتی ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان سب ڈپارٹمنٹس کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے اس کو آپ جسٹیفائی کریں. 90% جو ہسٹری ہے نا, جی 90% جو ہے وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. وہ ہوتا کیا ہے, یہ فلانا ہم یہ irregularity ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کاغذ ہمیں نہیں دیا, وہ کاغذ فراہم کر دیتے ہیں. یہ جو 500 ملین سیٹلڈ, اس طریقے سے کام ہوتا ہے. یہ ایک which is unfortunate نہیں ہونا چاہیے. ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد بات کریں گے کراچی کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے مراد علی شاہ صاحب, چیف منسٹر سندھ کے. اس میں کوئی شک نہیں, کراچی کے حالات لا اینڈ آرڈر وائز 3 سال جو پہلے تھے اس سے بہتر ہیں آج. بالکل بہتر ہے. اور اس کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ پولیس, رینجرز, ہر ایک کو. دیکھیے میں کوئی کریڈٹ لینے کے لیے حالات بہتر ہیں, اس کا کریڈٹ شہریوں کو ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ فائدہ شہریوں کے اس ملک کو ہے. آپ جس کو کہہ دیں, آپ چاہتے ہیں آپ کو دیں تو کریڈٹ آپ کو دے دیتا ہوں میں. سب کا رول ہے. آپ رینجرز کو کہتے ہیں ان کو دے دیتا ہوں, میڈیا کا بھی رول ہے بھائی, ہر ایک کا رول ہے. خوشی کی بات یہ کہ بہتر ہے. لیکن آپ نے بڑی تعریف کی تھی جب آپ الیکٹ ہوئے بطور سی ایم, تو آپ نے کہا پولیس نے بڑا اچھا کام کیا. پولیس نے بہت اچھا کام کیا. پولیس نے ان دا لاسٹ 3 ایئرس پولیس کو جو ہے پولیٹیکل سپورٹ ساری ملی ہے, اور پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے. رینجرز نے بے انتہا مدد کی, آرم فورسز نے مدد کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کچھ ساتھ ہمارا رہا ہے. 2 فیڈرل گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے ان ٹرمز آف گیونگ اس مانیٹری سپورٹ, ان ٹرمز آف گیونگ اس اکوپمنٹ, وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. لیکن اب میں کہا نا کہ میں یہ چھوڑ دوں کہ جی میں لا اینڈ آرڈر نہیں سنبھالتا جب تک ہمیں نہیں دو اور مجھے اختیارات دو اور مجھے پیسے دو. سب کنسٹرینٹ کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اس وقت جب سے میں چیف منسٹر ہوں, پہلے بھی بہتر تھے, میں یہ نہیں کہ میرے آنے سے کوئی اچھے ہو گئے, پہلے بھی بہتر تھے. پہلے حالات اس وقت پورے سندھ میں, کراچی صرف نہیں پورے سندھ میں حالات کبھی بھی میرا خیال ہے اتنی ان مائے جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے اتنی اچھی صورتحال سندھ میں نہیں رہی. ہمارے پاس کوئی میں زمانہ بتا رہا ہوں ان دا سینس کہ جب میں نے ضیاء کا ماشاء اللہ دیکھا ہے, ضیاء کے ماشاء اللہ میں جو حالات تھے, میں خود کانوائز میں سفر کرتا تھا اس زمانے میں, اس لیے کہ آپ کو ہائی ویز پہ اکیلی گاڑی جانے نہیں دیتے تھے. وہ آرمی ساتھ آپ کی چلتی تھی اور پولیس ساتھ چلتی تھی, تب آپ ہائی وے سے گزر سکتے تھے. اس وقت ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. کڈنیپنگز جو ہیں رینسم وہ تقریباً رورل ایریاز میں کچھ ابھی ہم نے دیکھا تھا ٹارگٹ کلنگ اور محرم کے مہینے میں تھا, وہ ختم ہونا ضروری ہے. ایسے عناصر موجود ہیں. اچھا اب وہ آن گوئنگ پروسیس, اس کا میں بات بتاتا ہوں. لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ, رسپانسبلٹی میری ہے. But unfortunately, terrorism is an international phenomena. That's why everybody has to work together. اور وہ کر رہے ہیں. And we have to be, instead of saying کہ میرا کریڈٹ ہے یا اس کا کریڈٹ, میں ہر ایک کو کریڈٹ دیتا ہوں. لیکن اگر اور آپ کہتا ہوں اور ساتھ کام کرنا. مراد صاحب, اگر آپ کہتے ہیں کہ پولیس نے اچھا کام کیا, تو کیا وجہ ہے کہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے اس وقت؟ کس نے کی ہے؟ نہیں ہے ایسی کوئی خبر نہیں ہے. کس نے کی ہے؟ میں تو میڈیا پہ
अच्छी बात है, you can clarify this, क्योंकि ये खबर चली, आपको भी पता है। मेरी बात सुने, कोई भी अफसर जब तक गवर्नमेंट समझती है उसको रखना है वो चलाएगी, लेकिन उसके ट्रांसफर होने से पहले उसके ऊपर प्रोग्राम्स कर देना, उसके ऊपर कमेंट्स कर देना, आई थिंक मीडिया इज नॉट डूइंग अ पॉजिटिव रोल। किसी भी, अगर किसी अफसर को रखना होगा, किसी को हटाना होगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी तो फेडरल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के बाद रखा जाता है और वो तभी होगा। अच्छा, ठीक है, अब आप अच्छी बात है, क्लैरिफाई करते हैं इस चीज़ को। आप मैं बता देता हूं मुकम्मल खबर क्या है। एक से जी खबर में नहीं, मैं बता देता हूँ खबर क्या फ्लोट करी, आप बता दें कि वो गलत है या सही। ये है कि उनको रिप्लेस किया जा रहा है, समरी जा चुकी है वफाक के पास और मुराद अली शाह साहब रखने चाहते हैं, लेकिन फैसला दुबई में हो रहा है कि उनको चेंज ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई समरी नहीं गई है, कोई समरी नहीं, कोई समरी नहीं ठीक है, गई, कोई समरी नहीं गई है, कोई समरी ड्राफ्ट नहीं हुई है, कोई मतलब मैं और आपको क्या बताऊं। लेकिन मीडिया ने जो हाल किया है ना, इंक्लूडिंग योर चैनल, ओ भाई, उस आप अगर पॉलिटिकल लीडरशिप मुझे हटाने का फैसला करे तो जिस वक्त चाहे हटा सकती है ना, और असेंबली के लोगों को जब मेरे पे इत्मीनान खत्म हो जाए, लेकिन जब कोई बात ही ना और वो शुरू हो जाए तो आप एक अफसर की एक जो रिट है ना उसको आप खुद खत्म करते हैं और फिर आप। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, मीडिया पे ये गलत खबर चली होगी, लेकिन इसकी तरदीद भी तो नहीं आई ना। फिर मैं तरदीद करता हूं, एक सेकंड, मैं तरदीद, आप सारा दिन अगर मैं तरदीद करने बैठूं ना, ओह नो, इट इज नॉट बिग न्यूज, इट इज नॉट अ बिग न्यूज, इट्स एन ऑफिसर, इट इज नॉट। आप मैं अगर इस तरीके से तरदीद करने लगूं ना, मेरा सारा दिन यही लग जाएगा फोन पे, यार ये गलत है, ये सही है। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं स्पेकुलेशंस। अच्छा, अगर कोई सब्सटेंशिएट कर सके, किसी ने कहा हो, कोई चीज देखी हो, कोट कर देना, मुराद अली शाह ने कहा था, फलाने ने कहा था, जिसकी वजह से चेंज हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे दोबारा ये कहूंगा, सब्सटेंशिएट के बगैर, अनफॉर्चुनेटली मीडिया आज़ाद है, कुछ कह नहीं सकते हम सब। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा कि गलत खबर नहीं चलती, लेकिन जब चलती है तो तरदीद आ जाती है, उसको फिर तरदीद को जो है मुझे एक और भी कहा था तरदीद करने, मैंने कहा भाई मैं तरदीद करने नहीं बैठा हूँ, एंड आई एम नॉट सेइंग कि जी कोई चेंज नहीं होगा कभी भी। मतलब मैं भी हर एक ऑफिसर्स जो है वो आते हैं जाते हैं, मैं तरदीद करते बैठूं, कल आप रोज फिर एक खबर उड़ाएंगे, मैं इसी भी लग जाऊंगा। अच्छा, नाउ यू विल गेट यूज्ड टू कि दिस इज हाउ टू ड्रॉ। आप ड्रॉ ऐसे करेंगे चीफ मिनिस्टर को, जी खबर उड़ाओ, एकदम आ जाएंगे तरदीद करने। पिछले साल जब मैंने इंटरव्यू किया था कायम अली शाह साहब का और मैंने उनसे पूछा था, ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था कि 90 पे छापा, उन्होंने कहा मुझे बाद में बताया गया था, आपके नॉलेज में ये था 90 को सील किया जा रहा है, खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल को सील किया जा रहा है, दफातर को सील किया जा रहा है? मैं उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर था, तो अभी जो हुआ है, बिल्कुल जो 22 अगस्त को हुआ था वाकया, उसके बाद उसी रात को मैंने मीटिंग की थी और मेरी मीटिंग के बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर माई आर्म्स, वो सजेस्ट करती हैं कि जी हमने ये स्टेप्स उठाने टू कंट्रोल द सिचुएशन, और मैंने उनको अलाउ किया था और उसी वजह से देखिए सिचुएशन कंट्रोल थी। अगले दिन सुबह 22 तारीख को वो तकरीर हुई थी जी, और एक मेजर इवेंट वो था। 23 तारीख को सुबह दुकानें खुली हुई थी, ट्रैफिक रोडों पे चल रहा था, कोई मसला नहीं था। 24 अगस्त को इस शहर में मेयर के इलेक्शंस हुए थे, बिल्कुल हुए थे, जिस पे बड़ी क्या सराहियां हुई थी कि हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। आप बताएं, लेकिन ऑफिशियली क्या है? वो वकील कहता है अरेस्ट माय केस, तो इस तरीके से ऑफिशियली क्या चीज है, क्यों बंद किए हुए दफातर? वो कहते हैं कि चलो ठीक है 90 बंद किया हुआ है, अल्ताफ हुसैन का घर, खुर्शीद मेमोरियल हॉल है, कुछ हमारे दूसरे दफातर हैं। जी, मैं बताता हूँ आपको, उस वक्त जो रिपोर्ट्स थी और वो सब्सटेंशिएटेड थी, और वो मैंने एक जगह से नहीं, स्पेशल ब्रांच की भी, पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई काम करती है तो सुबह 7 बजे से 6 बजे फजर के बाद से लेके मगरिब तक, इशा तक काम करेगी ना। अगर कहीं दफ्तर में सुबह 3 बजे 2 बजे मीटिंग्स होती रहें और उसमें कुछ और बड़े मेजर किस्म के इल्ज़ामात लगे थे, इतने बड़े इल्ज़ाम लगे थे कि पूरी की पूरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने बानी से अपने आप को डिसोसिएट कर दिया, और आप उसको एक छोटी सी बात समझ रहे हैं कि जी बस हम अगले दिन सब बिजनेस एज यूजुअल होती। इट वाज काफ़ी जो है प्लान करके और सोच समझ के सारे एक्शन लिए। तो बंद रहेंगे दफातर इनके? ये दफातर जब तक हम समझेंगे कि जी द सिक्योरिटी सिचुएशन है सच कि हमने इनको बंद रखना है, हम बंद रखेंगे। और लेकिन इसके साथ साथ हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, चाहे जो लोगों ने, और आप देखें मुझे ये भी सजेस्ट किया गया था, और मैं नहीं लूँगा नाम कि किसके लिए, कुछ पॉलिटिकल लोगों को अरेस्ट करने के लिए मैंने नहीं कहा, मैंने इजाज़त नहीं दी कि नहीं जी आपने करना है, ज़बरदस्ती करना तो और बात है, लेकिन आई कैन नॉट सपोर्ट दिस। और वो उसके बाद कुछ
ऐसी अरेस्ट होने की कोशिश की थी, वो मैंने रोकी थी। तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, पॉलिटिकल फ्रीडम हर एक को देना चाहता हूँ, एज लॉन्ग एज दे रिमेन विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, एज लॉन्ग एज वो पाकिस्तान के खिलाफ ना हो कोई बात। ठीक है, एक दो सियासी सवाल आपकी जमात से। आसिफ अली जरदारी साहब वापस आ रहे हैं 27 बिल्कुल वापस दिसंबर आएंगे। 2016 मुझे से ये पहले? नहीं पता, देखिए मुझे ये नहीं पता कि कब आ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वापस आएंगे और वो फैसला करेंगे अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल, आसिफ अली जरदारी साहब इज़ द को चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस। मुराद अली शाह इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, बिलोंग टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हर फैसला मैं अकेला नहीं करता, जो आप कहते हैं फैसले, ये भी बड़ी एक मिसनोमर। क्या मैं फैसले दुबई में होते हैं? हाँ, मैं इतना अकले कुल हूँ कि जी हर फैसला मैं इधर बैठ के आप जो सवाल करेंगे उसी वक्त फैसले, अगर इतना सुपरमैन होता तो कोई बात ही नहीं थी। मशावरत से ही फैसले होते हैं और लीडरशिप से मशवरा करता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब अपनी पार्टी के साथ मशावरत के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ मशावरत के बाद अपने आने का फैसला करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी यही किया था। ठीक है, और इस चीज़ पे फैसला हो चुका है कि 2018 से पहले बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, लाड़काना से इलेक्शन लड़के असेंबली में आएंगे। बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब ने, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका ऐलान खुद जलसे में किया है कि उन्होंने बताया कि उनकी ये ख्वाहिश है और वो समझते हैं। और अगेन राइट टाइम, किस वक्त इलेक्शन लड़ेंगे, किस जगह से लड़ेंगे, ये उन्होंने क्या है। और वो एक पॉलिटिकल फैसला पॉलिटिकल पार्टी मशावरत से करेगी और चेयरमैन ऑफ द पार्टी ऑब्वियसली हैज़ दैट फ्रीडम को जब चाहें वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। डॉक्टर आसिम को जब आपने कराची का प्रेसिडेंट बनाया पीपल्स पार्टी का, तो सुना है कि पीपल्स पार्टी में से भी आवाज़ें उठी हैं कि वो पुराने जियाले नहीं है, कारकुन नहीं है जैसे दूसरे लोग हैं। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, टेररिज्म के चार्जेस हैं, और फिर भी उनको कराची का सदर लगा दिया। हमारी पार्टी लीडरशिप ने, और मैं भी उसमें शामिल था बिकॉज कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर भी मैं रहा हूँ, सलाह मशवरा करके हमने कराची की पार्टी को इन द सेंस के और मजबूत करने और एक्टिवेट करना है। डॉक्टर आसिम इस कराची शहर के रहने वाले हैं। यहाँ उन्होंने अस्पतालें उनकी हैं, लोगों की खिदमत की है। लेकिन जेल में है, कब तक रहेंगे, कैसे एक्टिव करेंगे, तबीयत भी ठीक नहीं उनकी। अब वो सब्जुडिस मैटर है, तबीयत का उनका मसला है, लेकिन जो है वो काम बिल्कुल कर सकेंगे। सब्जुडिस मैटर है। उनको जो टेररिज्म का केस है उसमें बेल मिल चुकी है, अभी नैब की केसेस हैं। मैं केसेस के मेरिट पे बात करना नहीं चाहूँगा इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा कर जाऊँगा उसमें, बिकॉज मुझे बहुत कुछ पता है उनके बारे में। लेकिन जो पार्टी का फैसला है, लीडरशिप का फैसला है, उस फैसले में मैं भी शामिल। कोई मैसेज देने की नहीं कोशिश, कोई मैसेज नहीं। वी फील दैट ही इज़ वेरी केपेबल, कॉम्पिटेंट, और वो पार्टी को इकट्ठा कर लेंगे कराची में। 27 दिसंबर तक अगर 4 मुतालबात बिलावल भुट्टो साहब के नहीं माने गए तो फिर आप लोग एहतजाज करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। जो पार्टी का फैसला होगा, जो चेयरमैन साहब का फैसला होगा, बिल्कुल निकलेंगे। पहले भी निकले। मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा है। जी बोले। अभी तहरीक इंसाफ ने भी जो है एहतजाज का कहा था और वहां से फिर सीएम खैबर पख्तूनख्वा निकले थे, एंटर होने की कोशिश की थी पंजाब में, उन्होंने रेजिस्ट किया। तो मैं क्या ये फोर्सी करूं कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह काफिला लेके जा रहे हैं, रहीम यार खान एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी होगी, पंजाब उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्टी की पॉलिसी होगी, अब पंजाब ने जैसे देखें, मैं जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब के साथ जो हुआ था उसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता। उनको अगर जाना था इस्लामाबाद तो उनको जाने देना चाहिए था, कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए थी। आई थिंक बाद में खुद ही उन्होंने भी थोड़ा बहुत इस पे फील किया कि गलत है। यही चीज़ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्या थी, इस्लामाबाद में आपको याद होगा कि उनको रोका गया था। ये जो है डेमोक्रेसी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर पार्टी फैसला करेगी, पार्टी पॉलिसी होगी, मुराद अली शाह हो, पूरी कैबिनेट हो, पूरे सिंध के अवाम हो, जो भी, और ये एक डेमोक्रेटिक कोई चढ़ाई नहीं है इसको, इस तरीके एक डेमोक्रेटिक राइट है और एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम जाएंगे, एहतजाज करेंगे, इसलिए कि दिस इज़ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची के हवाले से। कराची के हवाले से बड़ी गुफ्तगू होती रहती है, डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंची, इसमें बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब। मुराद अली शाह साहब, कराची के हवाले से वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट दी है कि दुनिया में जो बदतरीन शहर है रहने के लिए, उसमें 10 शहरों में शुमार होता है कराची का। ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए।
اور کیونکہ آپ سندھ کے چیف منسٹر ہیں, آپ کو تو ایک ماڈل سٹی بنانا چاہیے تھا. ایک کیپٹل ہے سندھ کا. لاہور میں دیکھیں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سڑکیں بنے ہیں, پارکس ہیں, طرح طرح کی چیزیں. کراچی میں ہمیں کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں نظر آتی, نہ تو ٹرانسپورٹیشن میں کچھ ہوا ہے, نہ سڑکیں بنی ہیں, نہ کوئی میگا پروجیکٹس ہیں. کیا وجہ ہے؟ میگا پروجیکٹس بھی ہیں, سڑکیں بھی بن رہی ہیں. ہاں کراچی میں سچویشن اچھی نہیں ہے, آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو. جس طریقے سے شہر کی جو کنڈیشن ہو جاتی, آج سے جو 30 سال پہلے شہر کی کنڈیشن تھی اس سے ابھی بہت بری ہے. اس کی وجوہات اب چھوڑ دیں, پھر ہم بہت لمبی, لیکن اب آگے کی طرف چڑھتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ہم نے 10 ارب روپے کے میگا پروجیکٹس اس شہر کے لیے ٹو امپروو دی انفراسٹرکچر شروع کیے ہوئے ہیں, جو کہ اس سال ختم ہو جائے. کون کون سے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں اور یہ کب کمپلیٹ ہو جائیں گے؟ یہ سارے جون میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں ہم طارق روڈ, جو اس وقت مجھے اس لیے میں یاد رہا ہوں کہ رات کو میں 11 ساڑھے 11 بجے اچانک طارق روڈ پہنچا تھا اور میں نے دیکھا تھا انہوں نے کام شروع کر دیا, بیکاز دے ٹولڈ میں نے کہا شاپنگ کے لیے گیا نہیں 11 ساڑھے 11 نہیں کھلا ہوگا نا کچھ. تو وہاں طارق روڈ پہ جو ہے ہم دونوں سائڈز اس کی ریویمپ کر رہے ہیں, بہادر آباد تک, شارع قائدین سے لیاقت آباد کہہ رہا ہوں, بہادر آباد تک. ہم یونیورسٹی روڈ فرام یونیورسٹی ٹو صفورہ چوک, ہم شارع فیصل کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں, وائڈن کر رہے ہیں. شارع فیصل 4 لینز ہیں آن ایچ سائڈ, کافی جگہوں پہ 3 ہو جاتی ہے, وہاں پہ ایک لین بڑھا رہے ہیں. ہم نے کنٹونمنٹ ایریا سے بات کی, سارے کنٹونمنٹ ایریا سے ہم ان سے 1 لین کی زمین لی ہے. ہم سب مرین راؤنڈ اباؤٹ جو آپ کراچی میں پہلے رہے, اس پہ ایک انڈر پاس بنا رہے ہیں. ہم منزل پمپ, یہ شروع نہیں ہوا ہے کام کسی میں بھی, یہ سارے کے سارے شروع ہی نہیں ہوئے, انیشیٹ ہی نہیں ہوئے. یہ آپ کو انشاءاللہ جون میں کمپلیٹ نظر آئیں گے. ان 2017 میں کمپلیٹ نظر آئیں گے. 2017 میں کمپلیٹ نظر آئیں گے. طارق روڈ والا کام شروع ہو گیا. میری بات سن لیں. شہباز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ سال میں کمپلیٹ ہوگا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں 6 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ 6 مہینے بعد آپ مجھ سے ویسے ملنا چاہیں فون کر کے پوچھ لیجئے گا. یہ اگر کمپلیشن میں سارے نہیں ہوں گے تو 10 بلین میں نے الوکیٹ کیے, 10 بلین اویلیبل کیے, 10 بلین الگ نکال کے رکھ دیے ہیں. سمجھ انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. جی 15 سپٹمبر 2015 کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 150 بلین کا پیکج اناؤنس کیا تھا کراچی کے لیے, کراچی کو اپ لفٹ کرنے کے لیے. ابھی آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں, یا تو مجھے آپ یہ بتا دیں وہ ویسی ایک سیاسی بیان تھا, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 10 بلین ایلوکیٹ کیا آپ نے. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے تھے 150 بلین کا پیکج. میں نے تو شروع کیا ہے نا, ابھی آپ سن ہی نہیں رہے. 25 ارب روپے, اب آپ سن لینا, اب میں شروع کرتا ہوں نا. 25 ارب, اب یہ 150 ارب نا, اس پہ میں بتاتا ہوں. 10 یہ میں نے بتایا نا. 1.5 سال ہو گیا, کیا لگا, 1.5 سال میں کیا لگا کیا ہے شروع. K4 کا پروجیکٹ جو پانی لائے گا کراچی کے لیے 25 ارب روپے کا چل رہا ہے کام. That has to be completed by June 2018. 2 سال کا ہے. ہم نے پچھلے جون میں اس کا فاؤنڈیشن رکھا تھا. کائمل شاہ صاحب نے 2007-8 کا ہے. آپ بھائی کام کر رہا ہوں تو کام کر رہا ہوں تو 8 سال کا حساب نہ لو, نہیں وہ بھی آگے کا لیں. نہیں وہ بھی حساب لیں, وہ بھی حساب لیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں نا. میں جہاں کوتاہی ہوگی میں آپ کو بتاؤں گا. میں تو کہہ رہا ہوں آج بھی جو آپ نے RO پلانٹس لگائے ہیں تھر میں 80% وہاں پہ بھی پانی نہیں مل رہا, صاف پانی. اب یہ بتائیں نا, میں یہ نہیں کہہ رہا ایسے ہیں جو کہ بغیر پانی کے ہیں. یہ پرابلمز ہیں, یہ پرابلمز آپ کے کریٹ کیے ہوئے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ 8 سال کا حساب نہ لیں, آپ حساب لیں. ہم کراچی کے اندر ایک جو ہے ماس ٹرانزٹ کے لیے یلو لائن ہم نے سائن کر دی, کنسیشن اس کی سائن ہو گئی ہے, وہ کنسٹرکٹ ہوگی. اورنج لائن پہ کام چل رہا ہے, وہ تقریباً حکومت کے, اس میں وفاق کی کنٹریبیوشن ہے. اس یلو لائن پوری سندھ حکومت ہے. گرین لائن وفاق بنا کے دے رہی ہے ہمیں, وہ گرین لائن چل رہی ہے, وہ وفاق نے کہا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم 1 سال میں کر دیں گے, 3 سال اس کو بھی ہو گئے, لیکن اچھی بات ہے وہ کر رہے ہیں. کراچی سیکولر ریلوے, اس کے اوپر میں نے کافی محنت کی ان دا لاسٹ 3-4 منتھس, اور میں نے ابھی پرسوں ہی پرائم منسٹر صاحب کو ایک خط لکھا ہے کہ جی اس کو آپ ہینڈ اوور کر دیں سندھ گورنمنٹ کو, اس لیے کہ اس وقت وہ ریلویز کی ملکیت ہے اور ریلویز نے کچھ نہیں کیا. بڑے شہر کو فائنینشیل ہب ہے, یہاں سے ٹیکس جنریٹ کرتا ہے, اس میں کچرا صاف نہیں کر سکتے ہم. مطلب 8 سال میں یہ تو کم سے کم ایسا میکینزم ہونا چاہیے تھا کہ کچرے جیسی بیسک چیز کو ہم نہیں صاف. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے اس کی بھی بیک گراؤنڈ ہے نا. میں I'm not trying to justify, میں یہ کہہ رہا ہوں یس حکومت کی ذمہ داری ہے, غلط کیا ہے. کام قانون کے تحت کس کا ہے؟ DMCs کا ہے. DMCs بن گئے. ہم نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے پورا پلان بنایا, انہوں نے ایک کمپریہنسو پلان بنایا, بٹ ایگزیکیوٹ تب تک نہیں کر سکتے جب تک DMCs ان کو وہ گو ہیڈ نہ دیں, وہ پاورز نہ دیں. اب وہ فیصلہ ہوا ہے 2 ڈسٹرکٹس کے بارے میں,
कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट Chinese company जो है। जो हाँ 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में फैसला हुआ, South एक and साउथ एंड एक ईस्ट, और वो चाइनीज कंपनी दोनों को दे दिया गया है। हम बाकियों की भी कोशिश कर रहे हैं कब जल्दी शुरू हो जाए। कर रही है चाइनीज कंपनी, क्योंकि जनवरी में मैंने 45 दिन जो है वो हो चुके हैं, मोबिलाइजेशन में वो है, उन्होंने वहाँ इक्विपमेंट बना भी लिया है, इट इज गोइंग टू बी शिफ्ट ओवर जो है। वसीम अख्तर साहब कह रहे थे कि कचरा उठाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है बतौर मेयर। बिल्कुल नहीं है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। डीएमसीज की है ना, मैंने अभी तो कहा नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की है ना, डीएमसीज की है। इट इज द डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जो 2013 का कानून है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हमने बनाया है टू असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। इसमें कोई शक नहीं है, पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियां जमहूरियत के लिए शायद किसी और जमात की ना हो, आप जमहूरियत पसंद लोग हैं, लेकिन मुराद अली शाह साहब, जब ये जमहूरियत को हम कहते हैं कि निचले लेवल तक मुंतकिल करें, तो फिर उसमें इतनी कंजूसी क्यों दिखाते हैं आप लोग? मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ। अब 2013 का जो बिल है उसके मुताबिक ना तो कचरा साफ करना, सेवरेज, पानी, सड़कें, ये कल मुझे बड़ी तफसील से वसीम अख्तर साहब ने बताया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये सारे महकमे जो है सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। 13 महकमे वो कह रहे थे जो 2001 का कानून था उसके मुताबिक लोकल बॉडीज के पास, वो कह रहे हैं अब ये कुछ भी नहीं है इसमें से, मैं सिर्फ पार्क जो नाले साफ करवा सकता हूँ, चंद पार्क है मेरे पास, कुछ कच्ची आबादियां हैं, तो सारे इख्तियारात ले लिए गए हैं। मतलब मेयर बड़े बेबस से लग रहे थे मुझे कल। कानून तो असेंबली ने बनाया ना, जो भी कानून बनाया है उसके तहत ही पावर्स हैं, उसी के तहत मिलेंगे जो काम है। वैसे आई डू नॉट, ही इज राइट, वो नहीं है, इसलिए कि और निचली सतह पे जो आप बता रहे हैं, लिस्ट जो आपने बताई ना, गार्बेज कलेक्शन और निचली सतह पे चली गई है, डीएमसीज के पास है, जो हम कह रहे हैं नीचे केएमसी के पास नहीं है, डीएमसीज के पास है। इट इज एट अ लोअर लेवल, इट इज नॉट एट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पानी की जो है कोई ऐसी बंदिश नहीं है उनको कोई काम करने की। अच्छा, जो उन्होंने कहा कि मेरे पास है उस पर काम शुरू कर देना, मैं तो कह रहा हूँ, और मैं उनके साथ काम तो कर रहे हैं वो, आपकी तरफ से होपफुली वसाइल नहीं, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं इस पे काम, लेकिन वो कर दें तो वो अच्छा, नाले साफ हो गए मेरा ख्याल नहीं हुए, और उनका कसूर नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ जो है, लेकिन वो कर रहे हैं तो ख़त्म तो नहीं हुए ना, प्रॉब्लम्स हैं। मैं लोग कराची, पूरे सिंध के अंदर जो भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, काम करने की मैंने उनको ओन करना है। वो कहते हैं बड़ी मीटिंग भी हुई है वसीम अख्तर की आपके साथ, मेरी अभी ये जो मुहिम उनकी है 100 दिन में, हम 100 दिन का प्लान है जिसमें कचरा साफ करना इज वन ऑफ द फैक्ट थिंग्स, सपोर्ट कर रही है पीपल्स पार्टी तौर पे? टोटल मैंने तो अगले दिन मीटिंग की, मैंने डिप्टी कमिश्नर्स को बुलाया, मैंने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को बुलाया, और मैंने कहा कि गो मीट द मेयर एंड अश्योर हिम ऑफ द फुल सपोर्ट एंड गिव इट फिजिकली। और उसी दिन मैंने सुबह को मीटिंग की है, शाम को मेरे मिनिस्टर ने सारे डीएमसीज के, डिप्टी मेयर भी आए थे, मेयर साहब शायद नहीं आ सके थे उस मीटिंग में, डिप्टी मेयर आए थे, सारे डीएमसीज के चेयरमैन आए थे, चेयरमैन आए थे सारे, और साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अगर मिलकर काम करें, वो कह रहे हैं कि हम टीम है सीएम साहब की, मैं सीएम साहब के काम करना चाहता हूं, वो कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं। उन्होंने दूसरी पार्टी से मुलाकात भी की है, लेकिन फाइनल पॉइंट ये कि वो कहते हैं अगर फिर भी हमें इख्तियारात नहीं मिले और काम नहीं करने दिया तो तमाम जमातें जो है कराची की, मैं इधर थोड़ा सा वन पेज पे है, एहतजाज करेंगे, सब साथ करेंगे। मैं थोड़ा सा धरने का भी जिक्र कर चुके हैं ख्वाजा इजहार साहब, वहां तक नौबत नहीं आए, वो खुद कह रहे हैं ना नहीं आएगी। देखिए, ये मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करूंगा, मैं इधर काम करना छोड़ दूं और कहूँ कि जी जब तक फेडरल गवर्नमेंट जो है मुझे इख्तियारात नहीं देगी मैं कोई काम नहीं करूंगा। मेरे पास इख्तियारात हैं एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर द लॉ जो भी इन्फोर्स है। सिमिलरली द लोकल गवर्नमेंट्स हैव पावर्स, जो भी कानून है उसके तहत। कानून में तब्दीली की कोई गुंजाइश है, मतलब जो इरादा है, बल्कि गुंजाइश के इस अलावा वक्त कोई जो है फोर्सेबल फ्यूचर में ज़रूरत नहीं है, हम ज़रूरत नहीं समझते। अगेन, ये मेरी राय अकेले की नहीं होगी, ये कलेक्टिव डिसीजन होगी सूबाई असेंबली सिंध की। इस तरीके से अगर मैं फेडरेशन से कोई पावर मांगूंगा तो वो जिम्मेदारी होगी कलेक्टिव नेशनल असेंबली और सेनेट की, पार्लियामेंट की। तो इसी तरीके से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ख्वाजा इजहार साहब ने मेरे प्रोग्राम में अभी एक सवाल किया था, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। वो कह रहे हैं कि छोड़ दें कराची के मसले को, लाड़काना के चेयरमैन है, एक इख्तियार बता दें जो कि लाड़काना के चेयरमैन के पास है बतौर चेयरमैन, जो वो कर सकता है। उसी कानून के तहत इख्तियार है जो ख्वाजा इजहार साहब ने असेंबली में पास किया था। वो आपने मेजॉरिटी से पास करवाया था। तो क्या एक सेकंड शहजाद इकबाल साहब, प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त काम करते हैं, मैं उसको डिसोन कर दूं कि जी तो मेजॉरिटी पे हुआ है, मैं कानून ही नहीं मानता। आपने कहा एक सेकंड पास करवाया था, इसलिए मैंने कहा वो असेंबली, कलेक्टिव असेंबली, ख्वाजा इजहार अकेला, मुराद अली शाह अकेला नहीं करता, ये असेंबली पास करती है। अगर आप मेजॉरिटी डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स को ही फॉरगो करते तो फिर तो मैं कहूँगा कि मुझे अपने फिर ये हो जाएगा कि मुझे इस कमरे तक का इख्तियार होगा, आपको अगले कमरे का इख्तियार होगा, हम इख्तियारात की जंग लड़ते रहेंगे। जो कानून है उसके मुताबिक चेयरमैन लाड़काना के पास कोई इख्तियार नहीं है, उन्हें पावर्स हैं,
میں نے کب کہا نہیں ہے, میں نے یہ کہا کہ جو اختیار ہیں اس قانون کے اندر لکھے ہوئے, اور کیا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں ایک اختیار بتا دیں کیا ہے. یہ سارے کام جیسے میں نے بتایا نا, میونسپل سروسز ساری ان کے پاس ہیں, جو آپ کے کیا نہیں ہے میں بتاتا ہوں نا, جو پہلے ہوتا تھا جس کی وجہ سے کچھ ہارڈ برننگ شاید ہو رہی, میں نہیں کہہ رہا, میں زمینیں الاٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے, زمینوں کی یوز ڈٹرمن کرنے کا اختیار نہیں ہے. جو میں بولنا نہیں چاہتا, کراچی کے اندر جو پارکس پہ کیا بن گیا ہے, جو چائنا کٹنگ کی فریز استعمال ہوئی تھی, اس کے پاورز نہیں ہیں اب میں کسی کو اسپیسیفک ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں, لیکن یہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کام, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وسیم اختر صاحب یا باقی لوگ کام نہیں کرنا چاہتے, لیکن میں ان سے صرف یہ ایڈوائز کروں گا کہ جی جو پاورز ہیں ان کے تحت کام کرنا شروع تو کریں, کام تو کریں. اگر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں کہ جی میں تو جی دھرنا دوں گا, میں کچھ نہیں کروں گا جب تک پرائم منسٹر یہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, تو سفر کون کرے گا؟ سفر تو اس صوبے کے لوگ کریں گے نا. سفر سے پازیٹیو ہے if you are saying کہ ہاں ہم بھی ان کو سے کام میں نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی میں یہ بتا رہا ہوں, یہ پاورز نہیں ہے اب, جو تھوڑے سے جو میرا خیال ہے اسمبلی نے صحیح فیصلہ کیا ہے, مناسب فیصلہ کیا ہے کہ پاورز نہیں دیے گئے کہ زمینیں الاٹ کرنے کے اختیارات دے دیے جائیں, اور پرائمری ایجوکیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. جب سے یہ 2010 کے بعد سے کوئی چائنا کٹنگ نہیں ہوئی ہے, جسٹ بیکاز یہ اب سندھ گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ کے پاس نہیں اختیار, میں وہ بتا رہا ہوں نا, میں بتا رہا ہوں کہ ایک سسٹم جو یہ ساری شروعات ہوئی تھی 2001 کے قانون کے بعد, اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا, اس سے پہلے یہ نہ ٹرم سنی گئی تھی کہیں. اب ان چیزوں سے نا ہٹنے کے لیے, اس لیے کہ لوگوں کو وہ راستے دکھا دیے گئے ہیں, ضرور ٹائم, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹوٹلی ختم ہو گئی ہیں, لیکن کم ڈیفینیٹلی ہو گئی ہیں. یہ پارک وہ جو الاٹمنٹس ہو جاتی تھی ان دا سینس کہ جو چینج آف یوز کر دیا تھا, وہ سب کم ہو گئی ہیں, کم ہو گئی ہیں, بہت کم ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مراد علی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.